हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोलिजन। कोलिजन बेसिकली वो आइसोलेटेड इवेंट होता है जो टू या टू या मोर देन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड होते हैं। उसमें शॉर्ट टाइम में लार्ज फोर्स लगता है। अब कोलिजन का मीनिंग ये नहीं है कि उनका फिजिकली कांटेक्ट हो, जैसे बॉल आपने ड्रॉप की फ्लोर से जाके कोलाइड हो गई तो कोलिजन ही है वो। लेकिन कई बार फिजिकली कांटेक्ट भी नहीं होता है, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से दूर से ही डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कूलाम फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। दूर से वो रिपल्सिव फोर्स होता है पॉजिटिव चार्ज का, दूर से चले जाते हैं। तो कोलिजन में ज़रूरी नहीं होता है फिजिकली कांटेक्ट हो, ठीक है। अब इसमें कोलिजन का मीनिंग है यही कि उनका पाथ या इन्फ्लुएंस आ जाना। लेकिन फिजिकली कांटेक्ट जनरली अपन तो देखते हैं एवरीडे लाइफ में, वो कोलिजन फिजिकली कांटेक्ट होते हैं। जैसे बॉल हमने ड्रॉप की, फ्लोर से जाके टकरा गई, बॉल फेंक दी, दीवार से कोलाइड हो गई, तो ये सारे कोलिजन जहाँ फिजिकली कांटेक्ट हो रहा है। सब एटॉमिक पार्टिकल में कोलिजन फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता है, वो दूर से भी रिपल्सिव फोर्स से चल जाते हैं। तो कोलिजन का अब ये टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स ऑफ कोलिजन। अब इसमें पहली टाइप्स है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, देखो इलास्टिक कोलिजन की बेसिक डेफिनेशन वो है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तो पहला इलास्टिक कोलिजन के लिए इसका फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व्ड रहती है। अब इसका मीनिंग ये है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है m1 मास u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका m2 मास है ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये कोलाइड हुए, आफ्टर कोलिजन m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 v2 वेलोसिटी से मूव करने लग गया, ये v1। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का मीनिंग है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। तो बिफोर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पहले पार्टिकल की हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरे की हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये तो बिफोर कोलिजन हो गई। आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड हो गई v1, तो ये हो गई हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। दूसरा इसमें लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम वही बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। लीनियर मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी, तो पहले पार्टिकल का m1 u1 दूसरे का m2 u2, ये बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन m1 v1 उसकी वेलोसिटी हुई v2 m2 v2। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी बिफोर और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आर सेम। दैट कोलिजन इज नोन एज द इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें देखो टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व रहती है। और जो इसमें फोर्स इन्वॉल्व होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। और इलास्टिक कोलिजन का जैसे एग्जांपल्स हम लेंगे तो प्रैक्टिकली जैसे बॉल आप ड्रॉप करते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी उसमें एनर्जी लॉस हो जाती है साउंड और हीट में। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का है कोलिजन, वो इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। दूसरा इसका टाइप्स है इन इलास्टिक कोलिजन। दूसरी टाइप्स है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, यानी कुछ एनर्जी का लॉस या गेन हो जाएगा। तो पहला काइनेटिक एनर्जी इज नॉट
कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा। व्हाट? सेकेंड पार्ट, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व। तो इसकी ये कंजर्व रहेगा m1u1 प्लस m2u2। तो ये ध्यान रखना, आपके दो ही इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इसमें इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। व्हाट? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है। एक और यूज आता है आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसको तीसरा लिख देता हूं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ये होता है, एक ऑब्जेक्ट जैसे सपोज m1 मास u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 मास u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन ये दोनों स्टिक करके साथ चलते हैं, ये m1 और ये m2 कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, वो भी ले ली मैंने, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो होता है जब इनमें कोलिजन हुआ तो आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर एंड मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे और कॉमन वेलोसिटी मूव करेंगे, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन तीनों आपको ध्यान रखना है, ये तीनों ही आते हैं ऐसे। हेड ऑन कोलिजन जो स्ट्रेट लाइन के होंगे वो आगे पढ़ लेंगे हम, और ऑब्लिक कोलिजन जो किसी एंगल से चले जाएंगे, जैसे सीधा स्ट्रेट लाइन में हेड ऑन कोलिजन ऐसे आया सीधी इसी लाइन में चले गए, वो हेड ऑन कोलिजन है। और एक जैसे एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, या ये ऑब्जेक्ट इससे टकरा है और ऐसे मूव करके बाद में, तो ये ऑब्लिक कोलिजन है, और डिफरेंट डायरेक्शन भी हो सकती है। हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशन कोलिजन एक ही बात है। हेड ऑन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ही चलना, जिस लाइन में आ रहे हैं उसी लाइन में आगे मूव करते हैं, वो हेड ऑन कोलिजन है, जो अभी आगे पढ़ेंगे। बेसिकली 3 टाइप्स हैं। इलास्टिक कोलिजन आपको ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व। इनइलास्टिक कोलिजन ओनली मोमेंटम कंजर्व। अब इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, इसमें कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, इनइलास्टिक कोलिजन है, लेकिन इसकी स्पेशल थोड़ा इससे हटके हो गया कि दोनों जब कोलिजन होगा तो दोनों स्टिक करके साथ साथ मूव करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल सबएटॉमिक पार्टिकल में, सबएटॉमिक पार्टिकल का जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। इनइलास्टिक कोलिजन जैसे बॉल है, बॉल ड्रॉप कराई या बॉल ड्रॉप फ्लोर से जाके कोलाइड हुई, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। या बॉल को हमने फेंक के मार दिया दीवार पर, ये इनइलास्टिक कोलिजन, उसमें साउंड भी प्रोड्यूस होगी, थोड़ा हीट भी जनरेट होती है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। टोटल एनर्जी हर कोलिजन में कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व रहती है। अब इनइलास्टिक कोलिजन स्टिक करके दो पार्टिकल मूव करके आए, कोलिजन हुआ और दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं स्टिक करके, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है जैसे कोई बुलेट फायर किया आपने किसी लकड़ी की ब्लॉक में बुलेट फंस गई और दोनों साथ मूव करके, या फिर आपने कीचड़ को या मड को दीवार पे, या किले ले लो, गीली किले को बॉल बनाई और दीवार पे मार दी और दीवार पे वो स्टिक कर गई, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। यानी दोनों को वो रेस्ट में आ गए, मूव नहीं किया, लेकिन इलास्टिक कोलिजन तो है, बाद में दोनों कॉमन वेलोसिटी 0 हो गई, स्टिक कर गई, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो ध्यान रखना, इनइलास्टिक एंड इलास्टिक थोड़ा डिफरेंस है। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, और इनइलास्टिक में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन आता है, वो भी बता देता हूं आपको। न्यूटन्स लॉ फॉर कोलिजन, न्यूटन ने क्या है, हर ब्रांच ऑफ फिजिक्स में अपने लॉ दे रखे हैं, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कोलिजन,
अब देखो न्यूटन ने ये बोला था, जैसे m1 मास एक ऑब्जेक्ट सपोज u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये m2 मास ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी v1 और m2 की वेलोसिटी v2 हो गई। तो इसने बोला था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इसमें ये इसके पास जा रहा है, कोलिजन होगा तो नेचुरली पीछे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसको बोलते हैं u1 माइनस u2। पहले ऊपर वो आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। चलो इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास में आने के लिए u1 माइनस u2, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये दूर जा रही है, ये होगा v2 माइनस v1। तो इसमें जो न्यूटन्स ने बोला था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, relative ratio between relative velocity of separation to relative velocity of approach is constant, or that is equals to E, known as the coefficient of restitution, coefficient of restitution, coefficient of restitution, ये E। इसने बोला था, इसका लॉ यही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, रेशियो बिटवीन वेलोसिटी relative velocity of separation to relative velocity of approach is constant, that is equals to coefficient of restitution। ये relative velocity of separation दूर जाने की, ये relative velocity of approach पास आने की। तो रेशियो बिटवीन relative velocity of separation to relative velocity of approach is known as the coefficient of restitution, और दिस इज द कांस्टेंट। ये न्यूटन ने बोला था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कांस्टेंट, और दैट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये ई इसका सिंबल दिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये ध्यान रखना, ई का यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब इसमें केस है, अगर E की वैल्यू 1 है, फर्स्ट केस, इफ E इक्वल्स टू 1, तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी ई की वैल्यू 1 है तो ये इलास्टिक कोलिजन होगा। अगर इफ ई की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है तो ये इलास्टिक कोलिजन होगा। इन इलास्टिक कोलिजन। थर्ड, इफ E इक्वल्स टू 0, दोनों उसमें तो स्टिक करके चलते हैं तो v2 v1 सेम होगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन, ध्यान रखना, जब E की वैल्यू 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। E की वैल्यू 1 है तो इलास्टिक E की वैल्यू 1 है तो इलास्टिक कोलिजन होता है, और E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों अलग हैं। इलास्टिक में मोमेंटम और काइनेटिक दोनों कंजर्व होती है, इसमें सिर्फ मोमेंटम ही कंजर्व होता है, काइनेटिक कंजर्व नहीं होती। और अगर E इक्वल्स टू 0 है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एंड कोलिजन के बाद दोनों स्टिक करके एक ही वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, या उनकी वेलोसिटी सेम होगी आफ्टर कोलिजन।
तो B2 B1 सेम होगा तो 0 बन जाएगा, इसलिए E=0, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें ये ध्यान रखना B2 - B1 ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, U1 - B2 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। अब ये तो जनरल इसकी कोलिजन्स की कुछ डेफिनेशंस थी और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन था। अब इसमें आपका जो आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ये लिख रहा हूं देखो, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इसको वन डायमेंशन कोलिजन भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन में मूव करके आएंगे एक ही लाइन में, आफ्टर कोलिजन उसी लाइन में मूव करेंगे, वो हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन भी यही है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे सपोज ए ऑब्जेक्ट m1 u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन इनका कोलिजन हुआ, ये कोलाइड हुए, आफ्टर कोलिजन m1 मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और m2 मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन वो होता है एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए आते हैं, आफ्टर कोलिजन उसी लाइन में मूव करते रहते हैं, वो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है। तो हमारा इसमें टारगेट ये है v1 v2 वेलोसिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ u1 u2 की टर्म्स में। तो ये v1 v2 वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। अभी कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं सिर्फ मोमेंटम लिख रहा हूं, तो एंगुलर मोमेंटम अलग होता है जो अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अगले चैप्टर में आ जाएगी टर्म। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू, ये तो बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। ये u1 u2 m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूं। अब देखो m1 एक तरफ ले रहा हूं, m2 एक तरफ ले रहा हूं, तो एक स्टेप जंप कर रहा हूं, m1 v1 इधर आएगा तो m1 कॉमन ले लोगे, इधर बचेगा u1 माइनस v1, ये इधर आ गया, इसको उधर ले जा रहा हूं तो m2 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा v2 इधर और उधर जाके माइनस v2 माइनस u2। ये आपको सेकंड इक्वेशन दे दी, ये कंजर्वेशन मोमेंटम से आपकी इक्वेशन आ गई। और बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा इनिशियल यानी बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर इसकी और इसकी हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये इलास्टिक कोलिजन है, हेड ऑन है, एक ही स्ट्रेट लाइन से आए उसी स्ट्रेट लाइन में आफ्टर कोलिजन मूव कर गए, इसको वन डायमेंशन कोलिजन भी कहते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। आप देखो हाफ कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये स्टेप बचेगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अब m1 को इसमें भी एक तरफ ले लो और u2 m2 को उधर ले जाओ, तो इधर आके m1 कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2, इधर जाके m2 उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो m2 कॉमन ले लिया, ये v2 स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा u2 स्क्वायर। इसके भी आप फैक्टर कर सकते हैं, तो ये लिख दो m1, ये लिख दोगे u1 माइनस v1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, u1 प्लस v1, इधर m2 u2 प्लस u2 नहीं है v2 है, v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2,
ये इक्वेशन दे दी मैंने थर्ड। आपका टारगेट क्या है, V1 V2 फाइंड आउट करना, ठीक है। अब देखो ये लाइन यहाँ खींच देता हूँ, इधर लिखता हूँ। अब थर्ड को डिवाइड कर दो सेकेंड से, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड, थर्ड इक्वेशन ये रही, सेकेंड ये रही। अब जैसे ही इसको डिवाइड करोगे, देखो ये नीचे लिखोगे दिस अपॉन दिस, u1 m1 कैंसिल आउट, u1 माइनस v1 कैंसिल आउट, ये बचेगा u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू, इसको इधर डिवाइड करोगे m2 कैंसिल आउट, u2 माइनस v2 कैंसिल आउट, ये बचेगा v2 प्लस u2, v2 प्लस u2। अब u2 इधर ले आओ तो यह आ जाएगा u1 माइनस u2, और v1 इधर ले जाओ तो यह आ जाएगा v2 माइनस v1। ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कभी कभी हेड ऑन कोलिजन में, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में आपसे यही पूछ लेता है, प्रूव दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको आगे भी मॉडिफाई करके बोल सकते हैं, प्रूव दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो निकाला था E इक्वल्स टू 1, तो E की वैल्यू क्या थी, यही तो थी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब v2 माइनस v1 क्या है, और ये दोनों सेम ही थे, यहाँ से ये इक्वेशन का नंबर देता हूँ 4, तो 4 से दोनों सेम है तो कट के क्या आ जाएगा 1। तो परफेक्टली या हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यही तो हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन, उसमें E की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो ये भी पूछा, एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें, प्रूव दैट in head on elastic collision relative velocity of approach equals to relative velocity of separation या prove that coefficient of restitution for head on elastic collision is 1। तो ये अब यहाँ प्रूव हो गया, इन दोनों की, यही तो coefficient of restitution की डेफिनेशन थी, इसमें इन दोनों के इक्वल है, वैल्यू निकालोगे तो 1 आ जाएगा। अदरवाइज इसमें v1 v2 पूछता है तो वो हम निकालने जा रहे हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इतना भी ये पूछता है, ठीक है, कि बोर्ड छोटा पड़ेगा। अब देखो ये 4 से हम v2 निकाल रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है v1 v2 निकालना, तो इससे और इससे सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट, या ये भी यूज कर सकते हैं, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ये और ये तो एक ही है, बस अरेंजमेंट अलग है। तो फर्स्ट और 4 से सॉल्व करेंगे, तो देखो इससे v2 निकाल लो, इससे v2 क्या आ जाएगा फ्रॉम 4 से v2 की वैल्यू निकालोगे, v1 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2, ये v1 को उधर लगे पॉजिटिव हो गया, u2 ये नेगेटिव है ही। अब इसकी वैल्यू पुट इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, इसी की वैल्यू पूरी लैंग्वेज लिखना है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट में रख दी इसकी वैल्यू v2 की, तो सिर्फ v1 बचेगा, v1 को फाइंड आउट कर लेंगे। तो रख रहा हूँ, देखो इधर m1 u1 ये वाला एज इट इज प्लस m2 u2 एज इट इज इक्वल्स टू m1 v1 भी ऐसे ही लिख दिया, v2 की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस m2, v2 की वैल्यू क्या है, ये रही इस v2 की जगह, तो u1 प्लस v1 माइनस u2। अब आपका टारगेट क्या है, v1 फाइंड आउट करना, तो v1 को एक तरफ रख लेंगे। अब ब्रैकेट भी खोल देता हूं, तो देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। अब ये v1 को तो इधर ही रख लेता हूं, बाकी सबको उधर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो देखो m1 u1 ये m2 u1 एक तरफ इधर ले जा रहा हूं, तो एक स्टेप जंप कर दूं, देखो ये वाली टर्म इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो u1 कॉमन आ जाएगा ना इसमें, तो बचेगा m1 माइनस m2, इक्वल साइन ये रहा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कॉमन क्या आएगा u1, तो देखो m1 माइनस m2 और ये u1 कॉमन ले लिया। अब ये m2 u2 और ये m2 u2 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m2 u2,
ये भी आपने लिख दिया, ये भी लिख दिया, ठीक है। अब ये रह गए ये अंडरलाइन वाले, इन दोनों में b1 कॉमन है, इसको इधर ही रख लो। b1 आपने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, m1 प्लस m2। फाइंड आउट क्या करना था, b1 निकालोगे नीचे चला जाएगा, तो सीधा करके लिख देता हूं b1 इक्वस टू, अब देखो ये इसके नीचे जा रहा है, तो ये m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ये भी इसके नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू इंटू u2। ये आपकी इक्वेशन देता हूं 4, इसका दे दिया 5। ये v1 फाइंड आउट हो गया आफ्टर कोलिजन, जिस मास m1 की वेलोसिटी ये हो जाएगी। इसी तरह से जैसे यहाँ v2 निकाला आपने, ऐसे v1 निकाल के इसमें पुट कर देना, वो v2 आ जाएगा। तो सिमिलरली वी ऑब्टेन v2। अब v2 का फॉर्मूला आपको एक याद रखना है, v2 का इसकी चेंज कर देना, इनको 1 को 2 की जगह, 2 को 1 की जगह रिप्लेस कर जाना। जैसे ये m1 है तो इसको लिख दो m2, ये m2 है इसको लिख दो m1 अपॉन ये m2 प्लस m1, तो ये तो वही रहेगा m1 प्लस m2, प्लस में तो फर्क पड़ेगा नहीं। और u1 को क्या लिख दोगे, u2। इन सफिक्स को चेंज कर दो, 1 और 2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, प्लस अब ये हो जाएगा 2, m2 को क्या लिखोगे m1, इनको m2 प्लस m1 आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये m1 प्लस m2 ही रहेगा, और u2 की जगह क्या लिख दोगे u1। ये आपकी 6 आ गई। ये इसी एक को याद रखो, दूसरा इनमें आपस में इंटरचेंज कर दो, दूसरा आ जाएगा। तो b2 इक्वल्स टू क्या आ गया, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। ये हेड ऑन कोलिजन की, आफ्टर कोलिजन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटीज हैं। v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, और ये प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। ये फर्स्ट पार्टिकल की है जिसका मास m1 है। सेकंड की रही m2 माइनस m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 m1 प्लस m2 u1। ये सेकंड पार्टिकल की है। तो इनकी इक्वेशन मैंने 5th 6 दे दी। ये v1 था, ये v2 था। ये फॉर क्वेश्चन भी सॉल्व करने में यूज आती है, ये आपको इक्वेशन भी याद रखनी होंगी। ये हेड ऑन कोलिजन था, तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट यूज किए और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। बात का ये अलजेब्रा देखने में बड़ा है, लेकिन मैथमेटिकल है, इजी है। अब इसके केसेज है कुछ, वो हम पढ़ रहे हैं। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के केसेज जो हम पढ़ रहे हैं। अब देखो ये दोनों फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ। ये v1 का, ये v1 इक्वल्स टू क्या आया था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये u1 प्लस 2m2, इससे लिख रहा हूं 2m2 m1 प्लस m2 u2। ये तो आपकी v1 थी। अब v2, इनको इंटरचेंज कर लो, m2 माइनस m1, इनको इंटरचेंज करोगे तो सेम ही रहेगा। ये u2 प्लस ये हो जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये u2, सॉरी u2 को इंटरचेंज कर दिया तो u1 हो गया, ठीक है। ये अपनी ये वेलोसिटी लिख दी मैंने। अब इसमें केसेज हैं, वो मैं पढ़ रहा हूं, एक एक को कर रहा हूं। केसेज, पहला केस लिया, फर्स्ट केस, इफ m1 इक्वल्स टू m2, और वो ले लिया m, यानी दोनों ऑब्जेक्ट जो हेड और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है उनका मास सेम है। मास सेम है तो यहां देखो v1 निकालो, m, इसको भी लिखोगे m, इसको भी लिखोगे m, 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू u1, ये तो 0 हो गया, प्लस इसको m लिखोगे तो ये लिख देता हूं एक बार, ये 2m अपॉन m प्लस m, और ये u2। तो क्या बचा, ये नीचे 2m कट गया, v1 इक्वल्स टू क्या आ गया, u2। अब v2 निकालते हैं, v2 इससे निकालो, यहाँ m लिखा है, m लिखा है, ये 0 हो गया। यहाँ भी m1 m 2m, ये भी कट जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ लिखोगे 2m अपॉन m1 को भी m, इसको भी m, तो ये u1। तो v2 इक्वल्स टू u1 हो गया।
इसका मीनिंग क्या निकला, यानी जो पहला ऑब्जेक्ट था m1 वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब कोलिजन के बाद m1 यानी m1 की स्पीड जो u1 थी, ये तो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, m1 की जो स्पीड बाद में क्या हो गई u2 यानी इसकी हो गई, और इसकी स्पीड क्या हो गई u1 यानी इस वेलोसिटी या स्पीड को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। अगर सेम मास के हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होगा तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी इसमें, ठीक है। अगर ये m2 रेस्ट पे है, जैसे सपोज कर लिया इसमें केस, इसमें फर्दर केस है, सब केस बोल सकते हो, इफ u2 0 यानी m1 u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और रेस्ट में, ये रेस्ट में उससे जाके कोलिजन हुआ है, कोलाइड हो गया, तो u2 0 होते ही v1 क्या आ जाएगा, v1 0 एंड v2 u1। इसका मतलब ये तो रेस्ट में आ जाएगा और ये वाला इसकी स्पीड से मूव कर जाएगा, इसका मीनिंग ये निकल रहा है। ये तो रेस्ट में आ गया, सेम मास के हैं, अगर ये रेस्ट में है तो इसको वेलोसिटी कितनी मिलेगी 0, ये रेस्ट में आ जाएगा और ये इसकी स्पीड से मूव कर जाएगा। तो ये आपका ये फर्स्ट केस था, ठीक है। अगर सेम मास के हैं तो आपस में वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे। उसका दूसरा मीनिंग है इसकी इंटरचेंज हो गया, यानी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में आ जाएगा, इसकी स्पीड से मूव कर जाएगा। ये तो आपका केस था इफ m1 इक्वल्स टू m2। ये आपने अगर वो कांच की गोलियां कंचे खेले हैं तो सेम मास की होती है नियरली, तो उसको आप मारते हो तो एक रुक जाती है बॉल, ग्लास बॉल, दूसरी मूव कर जाती है उसी स्पीड से, तो वो इस तरह का केस आता है। अब दूसरा देखो, सेकेंड केस लेते हैं, इफ m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, यानी m1 बहुत भारी ऑब्जेक्ट है और किसी लाइटर ऑब्जेक्ट से जाके टकरा जाता है जैसे ट्रक साइकिलिस्ट से टकरा गया या ट्रेन किसी एनिमल से जाके टकरा जाता है, वो लाइटर हो गया, ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा है, वो वाला केस है। तो इसमें देखो इसकी वैल्यू ढूंढते हैं v1 की, v1 यही तो था आपका m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये u1 प्लस ये एज इट इज लिख रहा हूं 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। अब m2 वेरी लाइटर कंपेयर टू m1, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट में 0 ले लेंगे, m2 0 लिखा है 0 लिख दिया, तो m1 से m1 कट जाएगा, क्या बचेगा v1, ये तो 0 लिख दिया, ये m1 कैंसिल आउट, u1 बचा है इसमें। इधर m2 को आप 0 लिखोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा ये, तो ये v1 इक्वल टू क्या आ गया u1। अब v2 निकालते हैं, v2 का फॉर्मूला वो रहा, ये मैं लिख रहा हूं m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये u2 प्लस इधर लिखा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये u1। क्या ले रहे हो m2 नेग्लेक्ट, तो m2 को ये 0 करो, ये 0 करो, m1 कट गया लेकिन -1 बचेगा, तो ये आ जाएगा v2 इक्वल्स टू माइनस u2 प्लस m2 को यहाँ 0 कर दो, m1 से m1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये 2 बचेगा कट के, ये 0 हो गया है 2u1। तो इसमें देखो जो हैवी ऑब्जेक्ट था उसकी स्पीड सेम है, जितनी थी उतनी रही, यानी कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे ट्रेन किसी एनिमल से टकरा जाती है तो ट्रेन की स्पीड को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसमें भी जैसे हम u2 को 0 ले लेते हैं तो आपको दिखेगा एक केस u2 0, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो u2 यहाँ 0 करो तो v2 कितना हो जाएगा 2u1। यानी हैवी ऑब्जेक्ट अगर किसी लाइटर ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उससे जाके कोलाइड होता है तो हैवी ऑब्जेक्ट की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लाइटर ऑब्जेक्ट ट्वाइस स्पीड से, जो हैवी ऑब्जेक्ट की डबल स्पीड से मूव करता है। जैसे ट्रेन की स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो उससे टकरा गया ट्रेन से उसकी डबल स्पीड हो जाएगी, इसलिए तो डैमेज ज्यादा होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, सडनली चेंज हुई है, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में फोर्स लग गया। तो v2 इक्वल्स टू 2u1, वो भी शॉर्ट टाइम में, तो डैमेज इसलिए ज्यादा होता है। तो लाइटर ऑब्जेक्ट
डबल स्पीड से मूव करेगा अगर वो रेस्ट में है तो, और हैवी ऑब्जेक्ट की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब केस थर्ड, ऐसा केस देखो जैसे ट्रेन से कोई छोटा ऑब्जेक्ट, कोई भी कोलिजन हो रहा है, डॉग आ गया और कोई एनिमल आगे आ गया, तो उसकी स्थिति ये होगी, ट्रेन की स्पीड को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो अगर रेस्ट में है तो डबल स्पीड से, रेस्ट में नहीं है तो अगर स्पीड के अकॉर्डिंग इसमें ऐड हो जाएगी। खुद की स्पीड है, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगी, अपोजिट है तो प्लस हो जाएगी वो। ठीक है। अब थर्ड केस, थर्ड केस ले रहा हूं, ये M1 हमने लिया, अब ले रहे हैं M1। इफ M1 वेरी वेरी लेस देन M2, M1 बहुत छोटा है, लाइटर ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट से जाके टकरा जाता है। जैसे कोई प्लास्टिक बॉल दीवार पर फेंक के मार देते हो, तो बॉल का मास बहुत कम है, दीवार का मास बहुत ज़्यादा है, तो इसमें V1 निकालो पहले। अब इसमें निगलेक्ट क्या करेंगे, M2 को, तो M2 को नहीं, M1 को। M1 लाइट छोटा है तो M1 को 0 करो या, तो ये बचेगा, तो M2 कट के क्या बचेगा, ये -1 बच जाएगा ना, लिख दूं डायरेक्ट, ये 0, M2 अपॉन M2 1, और ये माइनस बचेगा -U1 प्लस, या M1 को 0 करो तो M2 कट गया, ये आ गया 2U2। अब B2 भी निकाल लो, B2 ये रहा, किसको 0 कर रहे हैं आप, M1 को, ये 0, तो ये तो बचा सिर्फ U2, या M1 को 0 किया, यही हो गया। ठीक है। V2 = U2। अब देखो इसमें भी केस लेता हूं, इफ U2 0, U2 का मतलब हैवी ऑब्जेक्ट, U2 किसके लिए आपने, M2 की स्पीड, हैवी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, हैवी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो U2 को 0 करो यहाँ, तो V1 कितना आ गया देखो -U1, और V2 कितना आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं V2, U2 0 है, 0, यानी है कोई लाइटर ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उससे जाके कोलाइड होता है, तो हैवी ऑब्जेक्ट की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी दीवार से बॉल जाके टकराती है तो दीवार तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई भी दीवार या कोई भी हैवी रॉक वो तो रेस्ट में रहेगी, लेकिन लाइटर अपोजिट, माइनस साइन क्या होता है, टकरा ऐसे गई थी स्पीड U1, टकरा के वापस अपोजिट डायरेक्शन में उसी स्पीड से आ जाएगी। जैसे बॉल आप फेंक के दीवार पे मारते हो तो सेम उसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, लेकिन दीवार की स्पीड 0 रहेगी। तो V1 = -U1, ये अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड हो जाएगी। ये इसके केसेस थे, ये कभी कभी आपको डेरिवेशन एग्जाम में आ जाता है, V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना, और 1-2 केस दे देगा, केस एक भी दिया तो क्वेश्चन फिर 5 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन के लिए तो आपको ये फॉर्मूले सिर्फ याद रखने हैं। तो ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन था, जिसको हम वन डायमेंशन कोलिजन भी बोलते हैं, या आफ्टर कोलिजन दो पार्टिकल टकरा रहे थे उनकी स्पीड क्या है बिफोर कोलिजन की, U1 U2 की टर्म में, वो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे, और फिर इसके केसेज लिए थे, लाइटर हैवी से, हैवी लाइटर से, या दोनों सेम मास के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का केस करेंगे, फिर ऑब्लिक कोलिजन भी है, वो भी हम स्टडी करेंगे।